स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत का नाम है बड़ा खाली नई आशा की खोज। ये एक कहानी का सारांश है जो हमें मिला है जी। और ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, द स्ट्रेन नाम की एक भयानक, आप कह सकते हैं, महामारी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। शहर बिल्कुल वीरान है और पीछे रह गया है एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान। कहानी में इसे बड़ा खाली कहा गया है। सही। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक एहसास भी है ना, खालीपन का, नुकसान का। जी हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि ये कहानी हमें क्या बताती है, किरदारों के सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, और सबसे बढ़कर उस उजाड़ दुनिया में उम्मीद की तलाश। ये सिर्फ कहानी का प्लॉट समझना नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश है कि ये स्रोत मानवीय अनुभव के बारे में क्या कह रहा है। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये कहानी ना मतलब सीधे आपको उस एहसास में ले जाती है, उस दुनिया के अंदर। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे इस तबाही के बाद कुछ टीनेजर्स हैं, किशोर, जो एक धुंधली सी अफवाह के पीछे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ये सिर्फ शारीरिक बचाव की कहानी नहीं है, ये उस चीज को बचाने की कहानी है जो इंसान को इंसान बनाती है, उम्मीद। हाँ, उम्मीद। ये स्रोत दिखाता है कि कैसे भयानक नुकसान और निराशा के बीच भी वो जुड़ाव और आगे बढ़ने की इच्छा वो पनप सकती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही हमें सीधे बड़ा खाली की बेरहम सच्चाई दिखाती है। स्रोत बताता है कि प्लेग ने सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि जैसे पूरी सभ्यता के निशान मिटा दिए। जी। शहर खंडर बन गए और प्रकृति ने वो खालीपन भर दिया। तपती धूप वाले दिन, जमा देने वाली रातें, और पानी और खाने की तो लगातार कमी है ही। यहाँ प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक तरह से एक एक्टिव विरोधी शक्ति है। बिल्कुल सही कहा। और इसी खतरनाक माहौल में हमें 4 किशोर मिलते हैं। स्रोत उनके बारे में कुछ बारीकियां बताता है। शैनन है, जो प्लेग में शायद अपना परिवार खो चुकी है, तो वो काफी सतर्क और चुप रहने वाली बन गई है, लेकिन अंदर एक ताकत है उसमें। अच्छा। फिर एम्बर है, जिसका गुस्सा शायद उसके डर और नुकसान को छुपाने का एक तरीका है, थोड़ी जल्दबाज भी। माइकल है, जो शायद नेचर से लीडर नहीं है, पर हालात उसे ये रोल दे देते हैं। वो काफी सोचने वाला और दयालु है। जी। और फिर डिएगो है, वो समूह में सबसे शांत है, लेकिन उसके पास पुरानी दुनिया की कुछ जानकारी है और कुछ राज भी हैं। दिलचस्प। इन चारों का एक साथ होना ही अपने आप में एक अजीब सा संयोग लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो उनका जो गोल है वो है नई ईडन, पर यह कोई पक्की जगह नहीं है, बस एक अफवाह समझ लीजिए, एक उम्मीद जैसी। हाँ, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं प्लेग नहीं पहुंचा, जहां शायद जिंदगी फिर से पनप रही है। और उनके पास है क्या? स्रोत के मुताबिक बस कुछ फटे पुराने अधूरे नक्शे और लोगों से सुनी सुनाई बातें जिन पर भरोसा करना भी मुश्किल है। लेकिन उस वीराने में यही अफवाह उनकी एकमात्र रोशनी है, शायद एकमात्र दिशा। और यहीं पर ना वो रेगिस्तान, वो बहुत अहम हो जाता है। जैसा स्रोत उसे दिखाता है, वो सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, वो जैसे एक जीता जागता किरदार है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताता है कि रेत के तूफान आते हैं जो सब कुछ ढक लेते हैं। दिन की गर्मी ऐसी कि जैसे त्वचा जल जाएगी, और रातें जानलेवा ठंडी। बाप रे। और सोचिए वो खंडर शहर जो आधे रेत में दबे हुए हैं। स्रोत में एक खास सीन का जिक्र है जहां उन्हें एक ऐसा वीरान शहर मिलता है जिसमें बच्चों के खिलौने अब भी गलियों में बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक दुखद तस्वीर नहीं है, ये उन किरदारों के लिए एक सीधी याद दहानी है कि सब कुछ कितनी जल्दी और बेरहमी से छीन लिया गया था। ये माहौल सिर्फ शारीरिक थकान नहीं देता, ये उनकी हिम्मत और आप कहें तो मेंटल बैलेंस को लगातार चुनौती देता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। आपने कहा कि रेगिस्तान उन्हें तोड़ता है, लेकिन क्या स्रोत ये भी संकेत देता है कि ये माहौल उन्हें किसी तरह आकार भी देता है? क्या ये सिर्फ एक बाधा है या ये उनके कैरेक्टर को बनाने में भी कोई रोल निभाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता, पर जिस तरह से किरदारों के बदलावों को डिस्क्राइब किया गया है, उससे ये मतलब निकाला जा सकता है। रेगिस्तान की जो सख्ती है वो उन्हें सिर्फ कमजोर नहीं करती, वो उन्हें मजबूर करती है अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए, ऐसे स्किल्स सीखने के लिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। उन्हें जिंदा रहने के लिए पहले से ज्यादा रिसोर्सफुल होना पड़ता है, ज्यादा अलर्ट, शायद ज्यादा कठोर भी बनना पड़ता है। तो हाँ, ये बाधा भी है और एक तरह का ट्रेनर भी, जो उन्हें इस नई बेरहम दुनिया के लिए तैयार कर रहा है।
और इस मुश्किल सफर में वे पूरी तरह अकेले भी नहीं हैं। स्रोत बताता है कि उन्हें दूसरे इंसान भी मिलते हैं रास्ते में। जी। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो कोई मददगार मिल जाता है, शायद कोई अकेला मुसाफिर जो थोड़ा खाना पानी शेयर कर ले या आगे के खतरों के बारे में बता दे। ये छोटे छोटे पल जैसे स्रोत उन्हें दिखाता है, शायद ये याद दिलाते हैं कि इस टूटी हुई दुनिया में भी इंसानियत की कोई चिंगारी कहीं ना कहीं बाकी है। सही बात है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ज्यादातर जो मुलाकातें होती हैं वो खतरनाक होती हैं। उन्हें लुटेरे मिलते हैं, ऐसे लोग जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जो कमजोरों का शिकार करते हैं। हाँ। उन्हें अजीब और खतरनाक पंथों का सामना करना पड़ता है, जो प्लेग को शायद किसी तरह की डिवाइन पनिशमेंट या शुद्धि मानते हैं और अपनी अलग डरावनी दुनिया बना चुके हैं। और फिर हैं हमलावर गिरोह, मतलब ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जो बड़ा खाली के कुछ हिस्सों को अपने इलाका मानते हैं और किसी भी बाहरी को दुश्मन समझते हैं। यानी खतरा हर तरफ है। बिल्कुल। तो हर ऐसी मुलाकात, जैसा स्रोत बताता है, उनके लिए एक टेस्ट बन जाती है। क्या वो किसी अजनबी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा? या क्या समझदारी इसी में है कि चुपचाप भाग निकलें? ये सिर्फ बाहरी खतरे नहीं है। स्रोत ये इशारा करता है कि ये मुलाकातें उनके अंदर के डर, शक और उनकी नैतिकता को भी कुरेदती हैं। उन्हें ऐसे चुनाव करने पड़ते हैं जिनकी उन्होंने पुरानी दुनिया में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं पर कहानी सचमुच कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बिल्कुल। ये मुलाकातें सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं है। स्रोत दिखाता है कि ये पल ग्रुप की जो यूनिटी है उसकी नींव को हिला देते हैं। सही। हर बार जब उन्हें किसी खतरनाक ग्रुप का सामना करना पड़ता है तो उनके बीच भरोसे और शक का सवाल उठता है। क्या वे एक दूसरे के लिए खड़े होंगे? क्या कोई डर के मारे भाग जाएगा? उनका जो मॉरल कॉम्पस है वो लगातार डगमगाता रहता है। स्रोत बोन फ्लैट्स नाम के एक इलाके का खास तौर पर जिक्र करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे बेरहम हमलावरों का कब्जा है। स्रोत इसे उनके सफर का सबसे डार्क चैप्टर बताता है। ये सिर्फ फिजिकल डेंजर की बात नहीं है, यहाँ उन्हें शायद इमोशनली या मॉरली भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये वो पॉइंट है जहां उन्हें इस नई दुनिया के क्रूर नियमों का सबसे कड़वा सबक मिलता है। आपने मॉरल कंपास की बात की। स्रोत जिस तरह से इन लुटेरों और हमलावरों को दिखाता है, क्या वो ये बताता है कि ये लोग सिर्फ मजबूरी में इतने क्रूर हो गए हैं या प्लेग ने उनमें कुछ और बदल दिया है अंदर से? स्रोत सीधे तौर पर इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो नहीं करता, लेकिन जो वो दिखाता है उससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लुटेरे शायद बिल्कुल हताशा में ऐसा कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन कुछ पंथों और गिरोहों के वर्णन से लगता है कि उन्होंने इस अराजकता को, इस केओस को जैसे स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि अपना लिया है। अच्छा। शायद प्लेग ने समाज के बाहरी ढांचे को ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के अंदर के नैतिक ढांचे को भी तोड़ दिया है। ये दिखाता है कि जब सभ्यता की परतें हट जाती हैं तो इंसानियत का कौन सा रूप सामने आ सकता है, दोनों, सबसे अच्छा और सबसे बुरा भी। और ये उन किशोरों के लिए भी एक चेतावनी है कि वो खुद क्या बन सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ये जो बाहरी यात्रा है वो किरदारों के अंदर भी एक गहरा बदलाव ला रही है। स्रोत बताता है कि शैनन, जो शुरू में डरी हुई थी, अपने नुकसान के सदमे में थी, वो धीरे धीरे अपनी आवाज ढूंढती है। अच्छा। वो सिर्फ पीछे पीछे नहीं चलती, बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रुप के लिए खड़ी होती है, अपनी बात रखती है। स्रोत दिखाता है कि कैसे हालात उसे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत बना देते हैं। ये तो बड़ा बदलाव है। इसी तरह एम्बर है। उसका गुस्सा, जो शुरू में शायद सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म था, वो धीरे धीरे ग्रुप के प्रति एक गहरी वफादारी में बदलता है। जी। स्रोत बताता है कि उसे ये एहसास होता है कि ये अजनबी लोग जिनके साथ वो इस खतरनाक सफर पर है, अब उसका एकमात्र परिवार हैं। उसका वो जो बाहरी कवच है वो उतरता है और हम उसके अंदर की सेंसिटिविटी और परवाह को देख पाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही दिखाता है कि ये मुश्किल अनुभवों से धीरे धीरे उभरता है। माइकल की कहानी भी कॉम्प्लेक्स है। स्रोत उसे एक ऐसे लड़के के रूप में दिखाता है जो लीडर बनना नहीं चाहता था, लेकिन बन गया। हाँ, आपने बताया था। वो इस जिम्मेदारी के बोझ तले लगभग दब सा जाता है। उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनका असर सबकी जिंदगी पर पड़ता है, और स्रोत दिखाता है कि उसे कितना भारी पड़ता है। जी। लेकिन उसकी जो बेसिक करुणा है, दूसरों के लिए उसकी चिंता, वही है जो ग्रुप को सबसे मुश्किल पलों में भी जोड़े रखती है और आगे बढ़ाती है। उसका स्ट्रगल लीडरशिप की कीमत पर एक तरह की टिकनी है। सही बात। और फिर है डिएगो। वो पूरे सफर में शांत और थोड़ा रहस्यमयी सा बना रहता है, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि आखिरकार वो अपना राज खोलता है, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। क्या? उसके माता पिता साइंटिस्ट थे, और वो किसी और चीज पर नहीं बल्कि द स्ट्रेन के इलाज पर काम कर रहे थे।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा टर्न है। हाँ, इस खुलासे से जैसे सब कुछ बदल जाता है। डिएगो को लगता है कि नई ईडन सिर्फ एक अफवाह या सेफ हेवन नहीं हो सकता। शायद ये असल में उसके पेरेंट्स के रिसर्च से जुड़ी कोई जगह है। शायद वहां सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि जवाब भी मिल सकते हैं। प्लेग का इलाज, दुनिया को फिर से बसाने की कोई चाबी। ये अचानक उनके सफर को एक नया बहुत बड़ा मतलब दे देता है। हाँ बिल्कुल, ये जो राज है इससे कहानी का इमोशनल वेटेज कहें या थीमैटिक डेप्थ वो काफी बढ़ जाती है। अब उनका सफर सिर्फ 4 टीनेजर्स के सर्वाइवल की कोशिश नहीं रह जाता। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, जैसा स्रोत हमें करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की एक छोटी सी नाजुक सी उम्मीद से जुड़ जाता है। क्या इस तबाही का कोई अंत हो सकता है? क्या खोई हुई दुनिया को वापस पाया जा सकता है? हाँ, ये सवाल अब उनके सफर के सेंटर में आ जाता है। और ये दिलचस्प है कि ये खुलासा तब होता है जब किरदारों ने पर्सनली इतना ग्रो कर लिया है। सही कहा। शैनन का साहस, एम्बर की वफादारी, माइकल का नेतृत्व, ये सब उन्हें इस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए शायद तैयार करते हैं। स्रोत बिताता है कि कैसे पर्सनल स्ट्रेंथ और कलेक्टिव पर्पस एक साथ मिलकर उम्मीद को ज्यादा रियल बना सकते हैं। आपने कहा कि डिएगो ये राज छुपा कर रखता है। क्या स्रोत ये बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ डर था या कुछ और वजह थी? स्रोत सीधे तौर पर डिएगो की मंशा नहीं बताता, लेकिन उसके शांत और मिस्टीरियस बिहेवियर से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद ये इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे खुद यकीन नहीं था। हो सकता है। शायद उसे डर था कि अगर ये बाहर आए तो ये ग्रुप पर और ज्यादा खतरा ला सकती है, या तो दूसरों से जो इस जानकारी को चाहेंगे, या फिर झूठी उम्मीदें जगाकर। या शायद ये उसके अपने पर्सनल बोझ का हिस्सा था, उसके माता पिता की लेगेसी का, जिसे वो तब तक शेयर करने के लिए तैयार नहीं था जब तक उसे खुद थोड़ी उम्मीद न दिखने लगे। उसका राज खोलना भी उसके अपने डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि उसने ग्रुप पर भरोसा करना सीख लिया है। हाँ, ये भी है। तो कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। स्रोत बताता है कि जब वे लगभग हार मान चुके होते हैं, भूखे प्यासे थके हुए, शायद इमोशनली भी टूटे हुए, वे उस बदनाम जगह बोन फ्लैट्स में पहुंचते हैं। ओ, वो जगह। हाँ, वहां उनका सामना उन बेरहम हमलावरों से होता है जिनके बारे में उन्होंने सुना था। स्रोत एक भयानक और हताश करने वाले संघर्ष का वर्णन करता है। ये साफ करता है कि उन्हें इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब शायद वे किसी साथी को खो देते हैं या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्रोत डिटेल नहीं देता, पर नुकसान बड़ा है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है। अच्छा। ये इस बात का भी सबूत बन जाता है कि वो एक ग्रुप के रूप में कितने बदल गए हैं, कितने मजबूत हो गए। वे आप सिर्फ डरे हुए बच्चे नहीं हैं, वे एक दूसरे के लिए लड़ने वाले साथी हैं। एक तरह से उनकी परीक्षा हुई और वो पास हुए, भले ही कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर इस अंधेरे और निराशा के बाद स्रोत एक बहुत ही ड्रामेटिक मूड का वर्णन करता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी लगती हैं, होराइजन पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी छोड़ दी थी। क्या? हरियाली। सच में? हाँ, महीनों तक सिर्फ धूल, रेत, मलबा और खंडहर देखने के बाद उन्हें पहाड़ों से घिरी एक घाटी नजर आती है। स्रोत बताता है कि वहां पेड़ है, साफ पानी बह रहा है, और सबसे जरूरी बात, वहां लोग हैं। लोग, जिंदा, जीवित लोग, जो शायद एक कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं। ये दृश्य स्रोत के वर्णन के अनुसार उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ। यहीं पर कहानी एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले नोट पर खत्म होती है। स्रोत ये जानबूझकर क्लियर नहीं करता कि क्या ये वही नई ईडन है जिसकी उन्हें तलाश थी, अच्छा, या ये सिर्फ एक और बस्ती है जो किसी तरह प्लेग से बच गई है। लेकिन स्रोत ये भी जोर देता है कि उस पल में उन किरदारों के लिए ये सवाल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि महीनों के अथक संघर्ष, नुकसान और निराशा के बाद उन्होंने उम्मीद को फिर से पा लिया है। उन्होंने एक ऐसी जगह पा ली है जहां जीवन संभव है। तो अंत में कोई पक्का जवाब नहीं मिलता? नहीं, ये अंत हमें या किरदारों को सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये उस गहरी सच्चाई पर जोर देता है कि सबसे उजाड़, सबसे खाली लगने वाली दुनिया में भी उम्मीद और इंसानी जुड़ाव जिंदा रह सकते हैं। शायद यही उनकी असली खोज थी, असली नई ईडन। तो आखिर में इसका मतलब क्या समझें?
ये कहानी, जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक्सट्रीम निराशा और क्रूरता के सामने भी खासकर युवाओं में गजब का लचीलापन और हिम्मत होती है। बिल्कुल। ये दर्शाती है कि उम्मीद, चाहे कितनी भी नाजुक और इर्रेशनल क्यों ना लगे, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मोटिवेटिंग फोर्स है जो इंसानों को इम्पॉसिबल लगने वाले रास्तों पर भी ले जा सकती है। हाँ। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उजागर करता है वो ये है कि जब दुनिया बिखर जाती है तो इंसानी रिश्ते, आपसी भरोसा और एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी और शायद एकमात्र असली ताकत बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं पूछती कि भाई जिंदा कैसे रहें, बल्कि ये भी कि जीने का मतलब क्या है, क्या चीज़ है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है, जीने के साधन क्या है और जीने के कारण क्या है। और जैसा कि आपने कहा, स्रोत अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? कहानी उन्हें एक सुरक्षित लगने वाली जगह तक पहुंचाती है, लेकिन क्या असली नई ईडन कोई बाहरी फिजिकल जगह है या वो एक इंटरनल स्टेट है, वो जुड़ाव, वो वफादारी, वो बदला हुआ नजरिया है जो किरदारों ने उस मुश्किल सफर के दौरान एक दूसरे के साथ रहकर हासिल किया? अच्छा सवाल है। क्या उम्मीद मंजिल में थी या उस सफर